अमीर बहू के 10 तरह के पकवान वर्सेस गरीब बहू का एक पकवान। भैया मुझे 1 किलो आलू, 1 ही किलो पालक। माँ जी आज खाने में आलू पालक बना लूं ना? हाँ बहू बना ले, और हाँ इसके साथ में ना तू टमाटर भी ले लेना चटनी बनाने को। ठीक है। सब्जी वाले भैया मुझे 1 किलो आलू और पालक के साथ 20 रुपए के टमाटर भी दे देना। हाँ, लोग बाग भी कैसे कैसे जिंदगी बिता रहे हैं। कुछ और नहीं तो रेडियो से ही एक तरह की सब्जी लेकर एक ही पकवान खाकर गुजारा कर लेते हैं। मेरे ससुराल में तो एक ही वक्त में 10 तरह के पकवान खाए जाते हैं, और वो भी मॉल की हाई क्वालिटी की सब्जियों से बने हुए। ड्राइवर जल्दी से गाड़ी निकालो। ऋचा ऐसे ही इतराते हुए गाड़ी में बैठकर चली गई। उसकी बात सुनकर सोनल को बुरा तो लगा, लेकिन उसने फिर सब कुछ इग्नोर कर दिया। ऋचा और सोनल दोनों पड़ोसन थी। ऋचा का ससुराल अमीर था तो वहीं सोनल बस नॉर्मल मिडिल क्लास औरत थी। इसी वजह से ऋचा सोनल को बात बात में चढ़ाती रहती थी। क्या हुआ अगर हम रेडी पर से सब्जी लेकर रोजाना एक ही पकवान खाते हैं तो? जितना हमारे बजट में है हम उसके हिसाब से ही काम करते हैं। इस ऋचा को तो मुझे हमेशा टॉन्ट ही मारना होता है। सोनल ऐसे बोलते हुए अपने घर में अंदर चली गई तो वहीं ऋचा एक बड़े मॉल पहुंच चुकी थी, जहां रोजाना मुझसे 10-10 तरह के पकवान बनाकर मुझे तो मेरे ससुराल वालों ने बावला कर दिया है। अब आज भी छोले भटूरे, चावल, दाल, रायता, सब्जी, पनीर की चाप, फ्राइड राइस, समोसे, पास्ता और खीर, इतनी सारी चीजें मुझे दोपहर के लिए बनानी है, और शाम को भी फिर ऐसे ही 10 तरह का खाना बनाना होगा। मैं तो तंग आ गई हूँ अपने ससुराल वालों की इस 10 तरह का खाना खाने की डिमांड से। इसकी वजह से मैं कुछ भी नहीं कर पाती हूँ, ना खुद को वक्त दे पाती हूँ। ऋचा ऐसे ही गुस्सा करने लगी। वो सोनल को चढ़ाकर तो आई थी, लेकिन सच्चाई ये थी कि ऋचा खुद इस 10 तरह के खाने से तंग आ चुकी थी। उसने 10 तरह के पकवान बनाने का सामान ले लिया और अभी वो मॉल की शॉप से निकल ही रही थी कि तभी अरे वाह, ये दुकान तो बहुत अच्छी है। ये कपड़ों की शॉप शायद यहाँ नहीं खुली है। वैरायटी भी अच्छी लग रही है, एक नजर देख कर आती हूँ। ऋचा मॉल में ही कपड़ों के डिपार्टमेंट में जाने लगती है कि उसके पहुंचने से पहले उसकी सास का फोन आ गया। जी माँ जी। बहू कितनी देर हो गई है, तूने अभी तक खाने का सामान ही नहीं खरीदा है? हाँ माँ जी, बस आई। जल्दी से आ जा, उसके बाद तुझे खाना भी बनाना है। जी। लगा दी ना मेरी सास ने अड़ी। अब वक्त नहीं है कि मैं एक नजर कपड़ों पर डाल कर भी आऊं। चल ऋचा, घर जाकर फिर से रसोई में ही घुस जा। ऋचा उदास सी मॉल से सब्जियां लेकर अपने घर पहुंची, जहां घर जाते ही उसने 1 मिनट को भी सांस नहीं ली और वो सीधा खाना बनाने को चली गई। ऋचा ने पहले 10-10 तरह की चीजें बनाने को सब्जियां धोई और उन्हें काटा। अभी 10 बज रहे हैं, काम करती हूँ। पहले फ्राई होने वाला खाना बना लेती हूँ और उसके बाद वो चीजें बनने को रख दूंगी जो कुकर में पक जाएंगी। ऋचा ऐसे ही हिसाब से कामों को करने लगी। उसने एक के बाद एक खाने की चीजें बनाई तो वहीं दूसरी तरफ चलो मेरी रोटी तो बन गई है, प्रेशर कुकर में सब्जी बनने को रख देती हूँ और इतने सब्जी बनती है, इतने में मैं सेंटर जाने की तैयारी कर लेती हूँ। सोनल ने ऐसे ही हिसाब से काम किया। उसने रोटी बनाकर सब्जी को पकने छोड़ दिया और वो खुद तैयार होने लगी। कुछ ही देर बाद उसकी सब्जी भी बन गई और सभी घर वालों ने खाना खा लिया। चलिए भगवान का शुक्र है, आज भी सारे काम वक्त से निपट गए। माँ जी 3 बज गए हैं तो अब मैं सेंटर जा रही हूँ। मोहित जी मैंने चाय बना दी है, अब आपको पीनी हो तो ले लेना और माँ को भी दे देना। सोनल ऐसे ही अपने पति को समझाकर खुद ब्यूटिशियन सीखने सेंटर जाने को निकल गई। सोनल ऐसी ही थी, वो अपने घर परिवार को भी जिम्मेदारी से लेकर चलती थी और वो अपने लिए भी वक्त निकालती थी, जिससे कि उसका मन खुश रहता था और वो घर में भी सभी को खुश रखती थी। तो वहीं दूसरी तरफ अरे बन भी जा यार, मेरे सर में दर्द हो रहा है। ऋचा खाना बना नहीं अभी तक, अरे जल्दी लाओ। ला तो रही हूँ, 9 चीजें टेबल पर हैं, पहले उनमें से कुछ खा लो। ये लो। ऋचा तुम घर में ये किस तरह का मूड रखती हो? ना खुद खुश रहती हो ना हमें रहने देती हो। जैसे जिंदगी आपने दी हुई है उस हिसाब से तो मैं काफी खुश रह लेती हूँ। अब खाइए। तुम नहीं खा रही हो? नहीं, मुझे भूख नहीं है, मैं तो कुछ देर को आराम करने जा रही हूँ। ऋचा ऐसे बोलकर बिना कुछ खाए पिए ही अपने कमरे में आ गई और आते ही उसे नींद आ गई, जिसकी वजह से वो सो गई। वहीं दूसरी तरफ सोनल ने सेंटर में काफी कुछ सीख लिया था और शाम को वो अपने घर आ गई, जहां अभी तो 5 ही बज रहे हैं। मेरा खाना भी बना हुआ है, एक काम करती हूँ अपने मेकअप ट्राई करके देखती हूँ जो मैंने आज सीखा है। हाँ, उसके बाद रोटी बना लूंगी। सोनल ऐसे बोलकर शीशे के आगे बैठ गई और अपना मेकअप करने लगी। वहीं दूसरी तरफ 5 बजते ही ऋचा को जगाने कमरे में उसकी सास आ गई और बोली, ऋचा उठ, 5 बज रहे हैं, शाम का खाना बना ले वरना आज दोपहर की तरह ही देर हो जाएगी खाना बनाने में। ऋचा को आकर दुर्गा ने जगा दिया, जिसके बाद सीधा ऋचा रसोई में चली गई और खाना बनाने लगी। बेचारी ऋचा की जिंदगी ऐसी ही थी,
10-10 पकवान बनाने में ही उसका सारा दिन बीत जाता था, जबकि सोनल अपने एक ही दिन से काफी कुछ हासिल कर लिया करती थी। ऐसे ही सिलसिला जारी था और आज के दिन ऋचा अपने कमरे की खिड़की पर खड़ी हुई थी कि तभी उसे सोनल सेंटर से आती हुई दिखाई दी। ये सोनल कहाँ से आ रही है? हाथ में बैग भी है। लगता तो नहीं कि ये घर के किसी काम से निकली हुई थी। सभी के पास अपने लिए भी टाइम होता है, एक मैं ही हूँ जो बस घर और रसोई में फंस गई हूँ। जो भी हो, अब से मैं भी खुद को वक्त दूंगी। आज चाहे जो हो जाए, खाना बाहर से ही मंगवाऊंगी। ऋचा आज खाना न बनाने के बारे में ठान चुकी थी। उसने 10 तरह का खाना बाहर से ऑर्डर किया और वो आराम से फोन चलाने को बैठ गई। लगभग 6 बजे ऋचा की सास उसके पास आई और कैसे फुर्सत से फोन चलानी है मैडम? अरे खाना नहीं बनाना है तुझे? बनाना है ना माँ जी, लेकिन खाने की क्या है? अब तो मैं खाना तेज बनाने लगी हूँ। 1 घंटा पहले खाना बनाने जाऊंगी। ऋचा ने ऐसे बोलकर बात को खत्म कर दिया। 1 घंटे बाद उसका खाना बाहर से आ गया, जिसको ऋचा चोरी छिपे रसोई में ले आई और उसने वही खाना सभी को खिलवा दिया। अब रोजाना ऐसे ही सिलसिला जारी था। ऋचा रोज बाहर का खाना ही अपने घर वालों को खिलाती थी, क्योंकि उसे 10-10 तरह के पकवान बनाने में उलझन आती थी। वहीं दूसरी तरफ सोनल का कोर्स पूरा हो चुका था और उसने अपने घर में ही अपना पार्लर खोल लिया। जी आपका पार्टी मेकअप करना है, बेफिक्र रहिए। मेकअप ऐसा होगा कि आपका दिल खुश हो जाएगा। सोनल अपने घर को भी संभालती और अपने कस्टमर्स को भी। तो वहीं ऋचा का बाहर से खाना मंगवाने का झूठ आज पकड़ा गया। वो बाहर से खाना ला ही रही थी कि उसे दुर्गा ने बाहर से खाना लाते हुए देख लिया। बाहू, तू हमें बाहर का खाना खिलाती है? बोल। माँ जी, वो क्या वो? तू तो जानती है कि तेरे घर वाले बाहर के खाने के खिलाफ है, तब भी तू ऐसा करती है। मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी बहू। अभिमन्यु बेटा, आज तो तेरी शिकायत तेरे पति से ही होगी। दुर्गा ने घर को सिर पर उठा लिया। अभिमन्यु भी ऋचा को डांटने लगा कि फिर तंग आकर ऋचा बोली, चुप हो जाइए, बस कीजिए आप लोग। आप लोगों को बस अपना अपना ही नजर क्यों आता है? हाँ, मैंने आपसे झूठ बोला। हाँ, मैंने खिलवाया आप लोगों को बाहर का खाना, क्योंकि इस घर में कोई मेरे बारे में नहीं सोचता है। आप लोगों के 10-10 पकवान बनाने में ही सारा दिन बीत जाता है। 1 मिनट भी मैं अपने लिए नहीं निकाल पाती हूँ। आपको मेरे बारे में भी तो थोड़ा सा सोचना चाहिए। ज्यादा दूर नहीं, आप पड़ोस में ही देख लो। सोनल भी तो मेरी ही उम्र की हाउसवाइफ है, लेकिन वो कुकिंग के सिवा भी बहुत कुछ कर रही है। मैं भी जीना चाहती हूँ। ऋचा की बात सुनकर अभिमन्यु और दुर्गा दोनों चुप से रह गए और फिर अभिमन्यु बोला, तुम ठीक कह रही हो ऋचा, लेकिन तुमने हमें बाहर का खाना खिलाया, ये तुम्हारी गलत बात है। अगर तुम्हें ऐसा लगता था तो तुम हमसे शिकायत कर देती, हम इस चीज का कोई और हल निकालते। अब मैं कह रहा हूँ माँ, अब से हमारे घर एक वक्त में 10 नहीं बल्कि 2 तरह का खाना बनेगा, जिससे कि ऋचा का मन भी खुश रहेगा और वो खुद को भी वक्त दे पाएगी। अब तो तुम खुश हो ना ऋचा? अभिमन्यु की बात पर ऋचा बस मुस्कुरा दी। दुर्गा ने भी उसकी बात को मान लिया और अब ऋचा को एक ही वक्त में 10-10 तरह के पकवान नहीं बनाने पड़ते थे। अब वो एक टाइम में बस 2 तरह का खाना बनाती और बाकी का समय वो खुद को देती। उसने योगा क्लासेस ज्वाइन की और अब ऋचा का मन भी खुश रहता था। वहीं दूसरी तरफ सोनल अपने ही घर में पार्लर चलाकर अपने फाइनेंशियल कंडीशन को ठीक कर रही थी और अब सभी खुशी खुशी रहते थे। मुसीबत पाली है तुमने, सरपंच की बेटी से शादी कर ली। अब तुम्हें मुसीबत ही देखने को मिलेगी। और बेटा, तुम तो सरपंच की बेटी हो, क्या जरूरत थी ऐसे गरीब घर में शादी करने की जहाँ मिट्टी का चूल्हा? अरे अपने पापा की पसंद से शादी करती तो एसी वाले ससुराल में जाती। आंटी जी, आप मुझे देखने के लिए आई, अच्छा लग रहा है, पर पता नहीं क्यों मुझे आपको देखकर अच्छा नहीं लग रहा, खास तौर पर आपकी बातें सुनकर। इसलिए आप अपना घर संभालिए, मैं अपना ससुराल संभालूंगी। चाहे मेरे ससुराल में मिट्टी का चूल्हा हो या मेरा घर मिट्टी का हो। मैं तो तुम्हारे अच्छे के लिए कह रही थी, पर लगता है लोगों को अच्छाई रास नहीं आती। शांति के पड़ोसन मुंह बनाकर वहां से चली जाती है और शांति अपनी बहू का गृह प्रवेश करवाती है। रात काफी ज्यादा हो चुकी थी, इसलिए सब आराम से सोने के लिए चले जाते हैं। क्योंकि निशा के ससुराल वाले शुरू से ही गरीब थे, इसलिए उन्हें सोने में परेशानी नहीं होती। पर बेचारी निशा को कमरे में नींद नहीं आती और वो करवटें बदलती रहती है। हे भगवान, कितनी गर्मी हो रही है। मेरे तो पूरे कपड़े भी गीले हो गए हैं। सब लोग इतनी गर्मी में आराम से कैसे सो सकते हैं? गर्मी से गला सूख रहा है मेरा, थोड़ा पानी पी लेती हूँ। इतना बोलकर निशा बाहर जाकर मटके से पानी पीने लगती है और पानी पीते हुए उसे अपने मायके के दिन याद आने लगते हैं। इस एसी को क्या हो गया? इस एक एसी के बंद होने की वजह से मेरी नींद खराब हो गई। पापा, पापा, जल्दी से मेरे कमरे में आओ, देखो ये एसी फिर से खराब हो गई। बेटा, सब मुझसे डरते हैं और मैं तुझे डरता हूँ। तेरी एक एसी ही खराब हुई है ना। रुक, मैं अभी एसी वाले को फोन करके बुलाता हूँ। 10 मिनट में तेरी एसी ठीक हो जाएगी, फिर तू आराम से सोना।
अब सरपंच जल्दी से एसी वाले को फोन करता है और रात के 12 बजे एसी वाला एसी ठीक करने के लिए आता है। थैंक यू पापा मेरा एसी ठीक करने के लिए। आप तो जानते हैं बिना 4 एसी के मैं सो नहीं पाती। अगर एक भी एसी खराब हुई तो आपकी बेटी सारी रात जागी रह जाती। अरे मेरे होते हुए भला मेरी बेटी की नींद कैसे खराब हो सकती है। पानी पीते हुए निशा ये सब सोच रही होती है कि अचानक से उसे ठंडी हवा महसूस होती है। बाहर से कितनी अच्छी हवा आ रही है, इसके सामने तो एसी की हवा भी फेल है। एक काम करती हूँ, कमरे की खिड़की दरवाजे को खोल देती हूँ। इतना बोल निशा अपने कमरे की खिड़की दरवाजे को खोल देती है, जिसके बाद ठंडी ठंडी हवा आने लगती है और 2 बजे रात में निशा सोती है। पर सुबह 5 बजे ही उसे पक्षियों की आवाज सुनाई देती है और उसकी नंद काजल उसे उठाती है। भाभी सुबह के 5 बज गए हैं, खेत चलते हैं, वहाँ फ्रेश भी हो जाएंगे और सूखी लकड़ियाँ भी ले आएंगे। मिट्टी का चूल्हा है और आज आपकी पहली रसोई है। हाँ ठीक है। इतना बोलकर निशा उठती है और अपनी नंद के साथ खेत जाती है और उसके साथ कुछ सूखी लकड़ियां चुनकर घर आती है, जिसके बाद काजल मिट्टी के चूल्हे को मिट्टी से लीपती है। भाभी आप लकड़ियों को जोड़ो, करिश्मा सब्जियां काट रही है और मैं पानी लेकर आ जाती हूँ खाना बनाने के लिए। लकड़ियां कैसे जोड़ूं? मुझे तो चूल्हे पर खाना बनाना ही नहीं आता। परेशान निशा अकेली लाई हुई सारी लकड़ियां चूल्हे के ऊपर रख देती है। ये देखकर करिश्मा हंसने लगती है और अपनी भाभी से कहती है, भाभी कभी भी लकड़ियाँ ऊपर से नहीं डाली जाती। अगर ऊपर से लकड़ियाँ डालोगे तो बर्तन कहाँ रखोगे? मैं आपको सिखाती हूँ चूल्हा कैसे जलाया जाता है। इतना बोलकर करिश्मा सूखी लकड़ियां तोड़कर लाती है और उस पर थोड़ा मिट्टी का तेल डालकर चूल्हा जलाती है। कुछ देर बाद काजल पानी लेकर आती है और निशा खाना बनाने के लिए बर्तन चूल्हे पर रखने की कोशिश करती है। कैसे रखूं? मुझे डर लग रहा है अगर मैं जल गई तो। कुछ नहीं होगा भाभी, कभी भी चूल्हे पर बर्तन रखो तो थोड़ा दूर होकर रखना। हटो मैं आपको सिखाती हूँ। एक बार फिर करिश्मा अपनी भाभी को जलते चूल्हे पर कैसे बर्तन रखा और उतारा जाता है ये सिखाती है, जिसके बाद काजल अपनी भाभी से खाना बनाने के लिए कहती है। पर क्योंकि आज से पहले निशा ने कभी खाना नहीं बनाया होता, इसलिए वो पहले कढ़ाई में कटे हुए सब्जियां डाल देती है। ये क्या भाभी, आपने पहले ही सब्जी डाल दी? पहले तेल, जीरा, प्याज, मिर्च डाला जाता है, उसके बाद सब्जी, नमक, मसाला पड़ता है। कोई बात नहीं, हम आपको सब सिखा देंगे। अपनी नंद का प्यार देखकर निशा को बहुत अच्छा लगता है, पर उसे अपने मायके की याद आ जाती है। अरे माँ, आप रोज नौकरों से ज्यादा खाना क्यों बनवाती हो? कभी मैगी पास्ता भी बनवा लिया करो। पर कोई बात नहीं, मैंने फोन में देखा है कैसे पास्ता बनाया जाता है। मैं जा रही हूँ रसोई में पास्ता बनाने। रुक जा, मैं भी चलती हूँ तेरे साथ। गैस जलाना आता नहीं, चली पास्ता बनाने। निशा की माँ उसके साथ रसोई में जाती है, जहाँ पर बैठकर निशा अपनी माँ को पास्ता बनाते हुए देखती है। ये सोच निशा हंसने लगती है। क्या हुआ भाभी, आप हंस क्यों रही हैं? आज आपकी पहली रसोई है, भूल गई क्या? अब आप सब्जी चलाइए। कुछ नहीं, बस कुछ सोचने लगी थी। वैसे यहाँ कितनी गर्मी हो रही है, देखो मेरे कितने पसीने छूट रहे हैं। भला तुम इतनी गर्मी में आग के पास बैठकर कैसे कर लेती हो सारा काम? भाभी अब तो आदत हो गई है। करिश्मा के कहने पर निशा बिल्कुल वैसा ही करती है जैसा उसकी नंद ने कहा होता है। कुछ देर में दोनों नंद के साथ मिलकर निशा खाना बनाती है और सभी लोग खाना खाकर निशा की काफी तारीफ करते हैं। बहू, तुमने खाना बहुत अच्छा बनाया। अगर आज तुम्हारे अपाहिज ससुर ठीक होते तो वो भी तुम्हारी खूब तारीफ करते। भैया, सरपंच की बेटी से शादी करने की वजह से आपकी नौकरी चली गई। अब आपने क्या सोचा है, घर कैसे चलेगा? देख रहा हूँ नौकरी, पर हर कोई यही कहता है कि मैं सरपंच जी का दामाद हूँ और वो मुझे नौकरी पर नहीं रख सकते। माँ, अगर भैया को नौकरी नहीं मिलेगी तो हम क्या करेंगे? अरे तू ऐसी बातें क्यों करती है? आज नहीं तो कल नौकरी मिल ही जाएगी। मुझे अपने बेटे की काबिलियत पर भरोसा है। पसीने से बेहाल पूरा परिवार खाते हुए बातें कर रहा होता है, पर उनकी बातें सुनकर निशा और भी ज्यादा परेशान हो जाती है और वो अपना पसीना पोंछते हुए कमरे में जाती है और मन ही मन खुद से कहती है, कैसे रहूंगी मैं यहाँ? कितनी गर्मी हो रही है, पर कुछ तो करना होगा मुझे। आज मेरे ससुराल वालों के साथ जो हो रहा है सब मेरी ही तो वजह से हो रहा है। मैंने ही जिद करके मेरे सरपंच पिता के ड्राइवर के तौर पर काम कर रहे निखिल से शादी करी। निखिल ने तो मुझे बहुत मना किया था, पर मैंने ही उसे मरने की धमकी दी थी। तब उसने मुझसे शादी की थी और मेरे माता पिता ने मुझसे रिश्ता तोड़ लिया और आज मेरे पति को इतना परेशान कर रहे हैं, पर मैं क्या करूं? जहां निशा परेशान हो रही होती है तो वहीं निखिल नौकरी ढूंढने के लिए बाहर जाता है और काजल करिश्मा अपनी माँ से कहती हैं,
माँ, भाभी को खाना बनाना नहीं आता। खाना बनाना हम उन्हें सिखा तो देंगे, पर वो मिट्टी के चूल्हे पर कैसे काम करेंगी? बहुत गर्मी लगती है उन्हें। मैंने देखा था पसीने से पूरे कपड़े गीले हो गए थे उनके। क्यों ना हम भाभी के लिए एक गैस सिलेंडर ले आएं? बेटा, गैस सिलेंडर तो मैं ले आऊंगी, फिर घर कैसे चलेगा? इतनी सेविंग नहीं है मेरे पास। एक काम करते हैं, हम 3 मुंह का चूल्हा बना लेते हैं। इससे बहू को ज्यादा देर गर्मी में खाना बनाने को नहीं बैठना पड़ेगा। वो आराम से 3 चूल्हे पर खाना बना लेगी। गर्मी में बैठी निशा अपनी सास और दोनों नंद की बातें सुन लेती है। अब रात को थका हारा निखिल घर आता है। क्या हुआ, नौकरी मिली क्या? नहीं, मुझे नहीं लगता कि मुझे अपने गांव में नौकरी मिलेगी। अब तो शहर ही जाना पड़ेगा। इतना बोलकर निखिल बिना खाए सोने के लिए चला जाता है। अपने पति को इतना दुखी देख निशा को भी बहुत दुख होता है और अगले दिन निशा की नंद 3 मुंह का चूल्हा बनाती है और उसे पूरा दिन धूप में सुखा देती है और शाम को अपनी भाभी को 3 मुंह का चूल्हा देकर सरप्राइज देती है, जिसे देख वो बहुत खुश होती है। अरे वाह, 3 मुंह का चूल्हा! आज एक पर मैं रोटी बना लूंगी, एक पर सब्जी और एक पर कुछ मीठा। तीनों काम एक साथ हो जाएंगे। अब निशा 3 मुंह के चूल्हे पर खाना बनाती है और तीनों चूल्हे पर खाना चढ़ा देती है। आज उनका खाना जल्दी बन जाता है और सब खाते हैं। अगले दिन सुबह जब वो अपनी नंद के साथ बाहर गर्मी में 3 मुंह के चूल्हे पर खाना बना रही होती है तो कुछ बच्चों को घर के बाहर टूटी फूटी इंग्लिश में बात करते हुए देखती है। यू ने माई का खाना क्यों खाया? बिकॉज एक की बहन हो। अरे बच्चों, ये तुम दोनों कैसे इंग्लिश में बातें कर रहे हो? तुम्हें इंग्लिश बोलना पसंद है? चलो मैं सिखाती हूँ तुम्हें। अगर तुम्हारा और भी कोई भाई बहन या दोस्त है तो उसे भी बुला लो। भाभी, आपको इंग्लिश आती है? अगर आपको इंग्लिश आती तो गांव के बच्चों को आप इंग्लिश क्यों नहीं पढ़ा लेती? वैसे भी यहाँ के बच्चे इंग्लिश कोचिंग ढूंढते हैं। करिश्मा के कहने पर निशा मोहल्ले के कुछ बच्चों को जमा कर लेती है और अपने कमरे में ही गर्मी में बैठकर इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करवाती है। इसी तरह समय बीतता है और एक दिन, चल राजू, यहाँ से मैं तुझे कहीं और इंग्लिश सिखाऊंगी, पर इस सरपंच की बेटी के पास नहीं भेजूंगी। इसके बाप ने धमकी दी, अगर हमने इसका साथ दिया तो हमारी खैर नहीं। आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? राजू की इंग्लिश पहले से काफी बेहतर हुई है। वो इसलिए क्योंकि मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे पिता से दुश्मनी करने का। गांव की कुछ अमीर औरतें अपने बच्चों को वहां से ले जाती हैं, पर गांव की कुछ गरीब औरतें अभी अपने बच्चों को कम पैसों के लालच में पढ़ाती हैं और धीरे धीरे अब निशा की आर्थिक स्थिति ठीक होने लगती है और निखिल भी शहर में जाकर काम करने लगता है, जिस वजह से परेशान गरीब सास अपनी बहू के लिए गैस सिलेंडर ले आती है। और जब सरपंच को पता चलता है कि उसकी बेटी अपने ससुराल में खुश है तो वो उससे मिलने के लिए आता है, जहां रसोई में निशा खाना बना रही होती है। अरे वाह, मेरी बेटी की मिट्टी के चूल्हे वाले ससुराल में गैस सिलेंडर भी आ गई और मेरी बेटी इतनी खुश है और वो तो आज खाना खाना भी बना रही है। आज तो अपने पापा को अपने हाथ का खाना खिलाएगी, है ना? पापा, आपने मुझे माफ कर दिया। कैसे माफ नहीं करता बेटा? 6 महीने हो गए तुझसे बात किए हुए और जब मुझे पता चला कि तू अपने दम पर गांव के बच्चों को इंग्लिश पढ़ा रही है और निखिल शहर जाकर अच्छा काम कर रहा है तो मुझे यकीन हो गया कि पैसों से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती। तुझे खुश देखकर आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बेटा। आप बाहर चलो, यहाँ बहुत गर्मी है। देखिए ना कितना पसीना आ रहा है आपको पापा। इस तरह निशा अपने पिता के साथ बाहर जाती है और अपने पिता को ठंडी हवा में खाट पर बिठाकर अपने हाथों का खाना खिलाती है और सरपंच की सारी नाराजगी खत्म हो जाती है। ये देख गांव वालों का डर भी सरपंच को लेकर खत्म हो जाता है और अब वो औरतें जिन्होंने अपने बच्चों को ट्यूशन भेजना बंद किया था, अब वो भी अपने बच्चों को निशा के पास ट्यूशन देने लगती है और बहुत जल्द निशा अपना छोटा सा एक इंस्टीट्यूट खोल लेती है। साथ ही अब उसके घर में कूलर और पंखा भी आ जाता है।